हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में इतिहास का एक और टॉपिक लेकर आ गया हूँ, गुप्ता अंपायर। जी हाँ, गुप्त शासन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। और अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकेंगे और आपको यूट्यूब पर किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मिले हैं उनकी प्रैक्टिस आप टेलीग्राम चैनल पर जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां मैं इस वीडियो का पीडीएफ क्वेश्चन के तौर पे बनाया हूं। आप उसका रिवीजन ज़रूर करिएगा। आपको पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। और वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कवर किया गया है, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन हिंदी में बताऊंगा और आपके फैक्ट्स भी आपके सामने रखूंगा। और आपको फैक्ट्स के ज़रूर नोट्स बनाइएगा उन फैक्ट्स का, क्योंकि अन्य नोट्स की तैयारी के बाद आप इन टॉपिक से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो बड़ी बन सकती है क्योंकि मैंने आपको डिटेल में टॉपिक समझाया है, तो पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिएगा। अगर एक बार में वीडियो कंप्लीट नहीं देख पा रहे हैं तो इसे 2-3 बार में ज़रूर कंप्लीट देखिएगा ही। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी श्रीगुप्त। और इसके फैक्ट्स आपको समझा देता हूँ। श्रीगुप्त ने 3री शताब्दी के अंतिम चरण में गुप्त वंश की स्थापना की थी। उनका राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में केंद्रित था। उनके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम शासक बने थे। श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि दी गई थी और गुप्त वंश के उदय को भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत भी माना जाता है। आप इंग्लिश में जो मैंने फैक्ट्स दिए हैं, अगर आप किसी और लैंग्वेज से पढ़ते हैं या फिर और किसी मीडियम या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप इन इंग्लिश वाले फैक्ट्स को भी ज़रूर कवर कर सकते हैं। आप इनका भी नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। मैं हिंदी में ही पूरा वीडियो आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं, लेकिन आपको बाइलिंगुअल इसलिए मैंने दिया है ताकि आप किसी इंग्लिश से भी आप ज़रूर तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की उनकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख में उनके अभियानों का वर्णन, उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक कई राज्यों को जीता। संगीत और साहित्य में भी उनकी रुचि थी और उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? तो ऑप्शन ए कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम ने इस विवाह से गुप्त साम्राज्य को राजनीतिक और सैन्य शक्ति भी मिली थी। लिच्छवी वंश का प्रभाव गंगा के मैदानी क्षेत्र में था और इस विवाह के बाद गुप्त वंश का विस्तार हुआ था। उनके सिक्कों पर कुमार देवी की छवि भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए विक्रमादित्य। जी हाँ, विक्रमादित्य इन्हीं को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। और चंद्रगुप्त द्वितीय उनके शासनकाल में साम्राज्य उनकी अपनी चरम सीमा पर थी। उनका साम्राज्य, उन्होंने शकों को पराजित किया था और उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था। उनके काल में कला, साहित्य और विज्ञान का उत्कर्ष हुआ था और उनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही इसमें डिटेल्स में फैक्ट्स में बताया था, तो आप डिटेल्स ज़रूर पढ़िएगा जो कि मैंने फैक्ट्स के रूप में आपको लिखा है, क्योंकि जब भी मैं आपसे पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा और एसएससी सीजीएल में आपका जो भी टॉपिक हैं उन सभी को मैं कवर करने के बाद मॉक टेस्ट जो करवाऊंगा और प्रैक्टिस सेट्स करवाऊंगा, तो यही सारे जो फैक्ट्स मैंने आपको दिए हैं ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनेंगे और इन्हीं से अन्य बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। तो इन फैक्ट्स को ज़रूर कवर करते हुए आगे चलिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। घटोत्कच जो कि श्रीगुप्त का पुत्र था और गुप्त वंश का दूसरा शासक था, उन्होंने उसका शासनकाल 290 से 305 ईस्वी के बीच था। उसने महाराज की उपाधि धारण की थी, न कि महाधिराज की।
उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा था और घटोत्कच के समय गुप्त साम्राज्य का विस्तार सीमित था। देखिए वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस और उसके आंसर ज़रूर करवाऊंगा, और आपके जो भी फैक्ट्स हैं उनको आप खुद से नोट्स बनाइएगा और वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो मैं चाहता हूँ कि कम से कम छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, तो और आपकी तैयारी में भी काफ़ी सुविधा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? ऑप्शन बी प्रयागराज स्तंभ लेख में है। आप फैक्ट्स जरूर देख लीजिएगा और इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एरन अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? एरक स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रयाग स्तंभ के लेख किसने लिखा था? तो ऑप्शन बी हरि सेन ने लिखा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भीतरी स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन बी प्रयाग स्तंभ लेख। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। आप फैक्ट्स को ज़रूर कवर करते हुए चलिएगा। मैं वीडियो को इसलिए थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ क्योंकि आपको छोटी वीडियो मिले और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ और आप फैक्ट्स ज़रूर कवर करते हुए चलिएगा। वीडियो को पॉज करके आप फैक्ट्स का नोट बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि यही नोट्स आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की किस धातु में स्तंभ को आज भी जंग नहीं लगा है? लोहा। गुप्त काल में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए नालंदा। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? तो विष्णु शर्मा। फैक्ट्स आप ज़रूर कवर करते हुए चलिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए साइंस और मैथमेटिक्स के सेक्शन में ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। शून्य यानी जीरो की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी आर्यभट्ट ने। दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल। ऑप्शन बी। गुप्त काल में किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक प्रचलित थी? सोना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुप्त काल में किस धर्म का पुनरुत्थान हुआ था? तो हिंदू धर्म का। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के ऊपर भी क्वेश्चन है। तो गुप्त प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। फैक्ट्स को आप ज़रूर कवर करते हुए चलिएगा। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए मैंने बाइलिंगुअल आपके लिए वीडियो रखा है ताकि आप किसी भी भाषा से हो, इन दोनों भाषा में ही एग्ज़ाम भी होगा और इन दोनों भाषा को ही मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? दिनार। ऑप्शन ए। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपयक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन डी रामगुप्त। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन बी कृषि। गुप्त काल में ऊपरी कर और उद्रंग क्या थे? ये टैक्सेस यानी कर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिलीजन और कल्चर टॉपिक से देख लेते हैं क्वेश्चंस। गुप्त काल में किस देवता की पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी? ऑप्शन बी विष्णु। जी हाँ, विष्णु भगवान की पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी। गुप्त काल में मंदिर निर्माण की शुरुआत किस शैली में हुई? ऑप्शन ए नागर शैली। मेघदूत किसकी रचना है?
तो कालिदास की रचना है मेघदूत। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन ए विशाख दत्त। साइंस और मैथमेटिक्स के टॉपिक से हैं क्वेश्चन। गुप्त काल के किस वैज्ञानिक ने बृहद संहिता लिखी थी? ऑप्शन बी वराह मिहिर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुप्तकालीन शासन प्रणाली की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी ग्राम। देखिए क्वेश्चन मैं इसलिए आपको फास्ट तरीके से वीडियो दिखा रहा हूँ और इसके फैक्ट्स को आप खुद कवर करिएगा। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टिव भी है। और इसके जितने भी फैक्ट्स हैं ये आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आपको कहीं भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा और आप एग्ज़ाम्स की तैयारी 100% तैयारी के साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, राजतंत्र। गुप्तकालीन शासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था? मुक्ति। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासन में कुमारामात्य का क्या अर्थ था? प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख यानी चीफ प्रोविंशियल ऑफिसर। गुप्तकालीन प्रशासन में विषय परिषद किस स्तर पर होती थी? ऑप्शन बी जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल। गुप्तकालीन प्रशासन में प्रतिहार और महाप्रतिहार का क्या कार्य था? ऑप्शन सी राजमहल के रक्षक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन में संधि विग्रह अधिकारी का क्या कार्य था? ऑप्शन ए युद्ध और शांति का प्रबंध। गुप्तकालीन शासन में न्याय व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन ए सरल और विकेंद्रीकृत थी। गुप्तकालीन प्रशासन में ग्राम सभा का क्या कार्य था? ग्राम सभा का कार्य क्या था? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सुरक्षा, निर्माण और कर संग्रह। फैक्ट्स आप जरूर कवर करते हुए चलिएगा और इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। गुप्तकालीन प्रशासन में ग्राम्यकी किसे कहा जाता था? ग्राम के प्रमुख को। गुप्तकालीन सेना का 4 प्रमुख अंग कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पदाति, रथारोही, अश्वरोही और गज सेना। गुप्तकालीन शासन प्रणाली का स्वरूप क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी राज्य तंत्रात्मक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गुप्तकालीन साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मुक्ति। गुप्तकालीन प्रशासन में कुमारामात्य किसका पद था? प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख। इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवा दी। गुप्तकालीन प्रशासन में महाबलाधिकृत का क्या कार्य था? सेना के सर्वोच्च अधिकारी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गुप्तकालीन प्रशासन में संधि विग्रहिका का क्या कार्य था? ये युद्ध और शांति का प्रबंध करता था। मैं आपको ये बता दूं कि जो फैक्ट्स हैं आपको ज़रूर कवर करने होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं। और इस सीरियसनेस को दिखाइएगा अपने एग्ज़ाम की तैयारी में और हर एक फैक्ट्स जो कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ दे रहा हूँ उसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर आप जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये PDF में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने एज ए प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इन्हीं क्वेश्चन को जाके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन में भाट किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए पुलिस अधिकारी को। गुप्तकालीन प्रशासन में सार्थवाह का क्या कार्य था? ए व्यापारी संघ की मुखिया।
गुप्तकालीन प्रशासन में भंडाराधीश का क्या कार्य था? राजकोषाध्यक्ष। फैक्ट्स को जरूर आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्लीज़, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, नालंदा विश्वविद्यालय। गुप्तकालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य का संबंध कैसा था? पवित्र और घनिष्ठ। गुप्तकालीन शिक्षा के प्रमुख माध्यम क्या थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, घर, मंदिर, गुरुकुल। गुप्तकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ज्ञान और चरित्र निर्माण। फैक्ट्स को कवर करते हुए चलिएगा प्लीज़। गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय में किन विषयों का अध्ययन होता था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुप्तकालीन शिक्षा में गुरुकुल का क्या महत्व था? ऑप्शन बी, शिक्षा, चरित्र निर्माण, सामाजिक प्रशिक्षण का केंद्र। गुप्तकालीन शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति क्या थी? ऑप्शन बी, सीमित शिक्षा प्राप्त करती थी। गुप्तकालीन शिक्षा में कौन कौन से धार्मिक संप्रदायों को मान्यता मिली? बौद्ध, हिंदू, जैन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और आपके कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़। और हर एक क्वेश्चन का जो फैक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो ये मेरी टीम का मेहनत है जो कि आपके लिए इतना डीप रिसर्च करके इन सारे फैक्ट्स को लेकर आते हैं हम लोग। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इन सारे फैक्ट्स का नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सॉरी, गुप्तकालीन शिक्षा व्यवस्था में पाठशाला और टोल क्या थे? छोटे स्कूल और शिक्षण केंद्र। गुप्तकालीन शिक्षा व्यवस्था में विज्ञान और तकनीक का क्या स्थान था? विकासशील और सम्मानित। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। क्वेश्चन के टॉपिक और फैक्ट्स को ज़रूर कवर करते हुए चलिएगा। हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारी हैं उनको भी मैंने आपके साथ साझा किया है। वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में व्यापार का क्या स्थान था? बी, उन्नत और समृद्ध। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में कर संग्रह की प्रमुख विधियाँ क्या थी? नकद और अन्न दोनों था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में भूमि दान का क्या अर्थ था? ऑप्शन बी, भूमि का दान। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में सार्थ और सार्थवाह का क्या अर्थ था? ऑप्शन बी, व्यापारी समूह और उनके प्रमुख। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी? सोना, चांदी और तांबे की मुद्राएं प्रचलित थी। फैक्ट्स को ज़रूर कवर करते हुए चलिएगा प्लीज़। मैं आपको हमेशा और हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट्स आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस की इस टॉपिक जो आपके लिए 50 मार्क्स के हैं, उसमें अगर इन सारे टॉपिक्स आप जितने भी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक पर जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, अगर उनको सही से कवर कर लेते हैं, सारे फैक्ट्स को नोट्स बनाते हुए अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप 40 से 45 मार्क्स तो ज़रूर लाएंगे ही और आपकी सोचने और समझने की और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको समझने की भी क्षमता बढ़ जाएगी और आप किसी भी आउट ऑफ द बॉक्स आने वाले क्वेश्चन को भी अपने दिमाग से कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में भाग शब्द का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कर या भूमि उत्पाद का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में किन बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है? ताम्रलिप्ति, भड़ौच और कल्याण। गुप्तकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था, एक क्वेश्चन आगे बढ़ गया, अच्छा यही है। गुप्तकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सरल और कम जटिल। इनके भी जितने फैक्ट्स हैं उन सभी को कवर करते ही चलिएगा। गुप्तकालीन समाज में कायस्थ वर्ग का क्या स्थान था? ऑप्शन बी, लेखकीय और प्रशासनिक वर्ग। गुप्तकालीन समाज में अस्पृश्यता की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन बी, विद्यमान और कठोर थी। गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? गौण और सत्तात्मक थी। गुप्तकालीन समाज में मिश्रित जातियों का क्या स्थान था? समाज में निम्न स्थान था। सारे फैक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसका नोट्स बनाते हुए चलिए प्लीज़, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ। गुप्तकालीन समाज में गणिका किसे कहते थे? वैश्याएं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गुप्तकालीन समाज में ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन बी, अध्ययन, अध्यापन, पूजा पाठ। गुप्तकालीन समाज में क्षत्रिय वर्ग की भूमिका क्या थी? ऑप्शन बी, शासन और सैन्य कार्य। गुप्तकालीन समाज में वैश्य वर्ग का मुख्य कार्य क्या था? व्यापार और कृषि। गुप्तकालीन समाज में शूद्र वर्ग की भूमिका क्या थी? सेवा और श्रम कार्य। गुप्तकालीन शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन सी, राजतंत्रात्मक था। फैक्ट्स को आप जरूर कवर करिएगा प्लीज़, और जितने भी फैक्ट्स हैं उनका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आप नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? मुक्ति। गुप्तकालीन शासन में जिले की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी, विषय। गुप्तकालीन शासन में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्राम। गुप्तकालीन शासन में मंत्री परिषद का क्या महत्व था? बी, राजा की सहायता और सलाह। गुप्तकालीन प्रशासन में कुमारामात्य किस पद का नाम था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख। गुप्तकालीन शासन में संधि विग्रह अधिकारी का क्या कार्य था? युद्ध और शांति का प्रबंधन। गुप्तकालीन शासन में प्रतिहार और महाप्रतिहार का क्या कार्य था? ए, राजमहल के रक्षक के रूप में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो जितने भी फैक्ट्स बन रहे हैं उनको आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, अपने कॉपी पेन में लेकर बैठिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में राजा की क्या भूमिका थी? सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में नगर पालिका का स्थान क्या था? ऑप्शन बी, सीमित और प्रारंभिक था। गुप्तकालीन शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक था। गुप्तकालीन सेना के 4 प्रमुख अंग कौन से थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पदाति रथरो। इस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है। गुप्तकालीन प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था, इसको भी मैंने करवा दिया है। देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करवा रहा हूँ। कुछ ऐसे भी सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे, तो उनको भी मैंने वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है,
और ये वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जैसे कि मैंने आपको जितना भी टॉपिक दिया है आपको PDF के तौर पे, तो उसमें ये एक टॉपिक है और इसमें अगर क्वेश्चन आ गया और मैं इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कवर कर रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं और नोट्स बनाते हुए कवर करते हैं और प्रैक्टिस सेट्स और आने वाले जो कि मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद मॉक टेस्ट लूँगा, उस मॉक टेस्ट को भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप पूरी तरह से हर एक टॉपिक जो कि जनरल अवेयर्स में आने वाले हैं उसमें आप मास्टर बन जाएंगे। देखिए, गुप्तकालीन प्रशासन में संधि विग्रही का अधिकारी का क्या कार्य था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, युद्ध और शांति प्रबंधन का। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में किसे महादंड नायक कहा जाता था? तो मुख्य न्यायाधीश को। गुप्तकालीन शासन में ग्राम सभा का क्या कार्य था? राइट आंसर सुरक्षा, निर्माण एवं कर संग्रह। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को मैंने कवर किया है और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। और आप अगर हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उन सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो कि आपके SSC CGL की एग्ज़ाम्स की तैयारी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और मैं वीडियो के एंड में भी आपको कार्ड में दे दूंगा पिछले वीडियोस का लिंक, और आप हमारे चैनल पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं उन सारे वीडियोस को जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयर।